आपका क्या होता है ना, अगर राहु काल से पहले आप कुछ भी काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी काल आओ कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मान लीजिए कि राहु काल में कोई भी चौघड़िया चल रहा है तो उसका महत्व गौण हो जाता है। उसका एक अलग पाठ है, मैं आपको उसका क्लास बाद में विस्तार रूप में पढ़ाऊंगा। बहुत ही ऐसा बढ़िया क्या है है? वो। हाँ, मैं अभी फंडामेंटल लोग समझे नहीं, वो सब चीजें जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए। नहीं, ठीक है, अब मैं एक चीज बता आज दीजिए। पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो चीजें का मैं ओपन कर रहा हूँ थोड़ा। क्या ना, जो कंप्यूटर है दूसरा मेरा लैपटॉप में वो वाला अटैचमेंट रह गया है, तो इसलिए थोड़ा वो ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, सब लोग, सबका वीडियो ऑन हो गया। जी। सो हम लोग जो बात कर रहे थे राहु का, ये दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक वो, जो भी आप मेडिटेशन करो, मंत्रास भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहु का जो बीज मंत्र होता है, वो बीज मंत्र अगर आप एवरी डे कम से कम 108 बार अगर आप जप करेंगे, तो आपको राहु बैलेंस करेगा, पूरा बैलेंस करेगा आपको। आपका राहु अगर खराब होगा तो आपको वो फल अच्छा देगा, मतलब बैलेंस करेगा। अगर राहु आपका अच्छा होगा तो भी और बढ़िया सा रिजल्ट देगा। बीज मंत्र ये है, ओम भ्रम भ्रीम भ्राम सह राहवे नमः। ये उसका बीज मंत्र है। ये आपको 108 बार अगर पढ़ेंगे, राहु काल में करेंगे भी तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये बीज मंत्र मैं आपको सारे प्लैनेट का बीज मंत्र मैं आपको भेज दूंगा। वो अटैचमेंट में है, जो पीपीटी हमने बनाया है उसमें सारे बीज मंत्र है और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको अटैचमेंट करके भेज दूंगा। तो राहु मंत्र हमेशा इवनिंग टाइम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि राहु है ना, वो रात को ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी देखिएगा राहु और केतु और शनि, ये तीनों का मंत्र जो है ना, हमेशा रखिएगा इवनिंग टाइम। सूर्य, सूर्यदेव, चंद्रमा, गुरु, ये आप रखिएगा मॉर्निंग टाइम में, ये मंत्र। और मंत्र का भी ये बहुत बड़ा शास्त्र है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्वान है और बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मंत्र तंत्र ये सब कुछ होता नहीं, परंतु ये एक बहुत ही बड़ा साइंस है, बहुत ही बड़ा साइंस है। आगे जाके जब हमारा एडवांस क्लास खत्म होगा तो मैं एक क्लास लूंगा आपका मंत्रास के बारे में, कि मंत्रास क्या क्या है और कैसे मंत्रास को चैंटिंग करना चाहिए, कितनी बार चैंटिंग करना चाहिए, कर्म कांड कैसे होता है, उसका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसका एक सेपरेट क्लास हम लगाएंगे। देर आर सो मेनी साइंस इन दिस वर्ल्ड। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा एक प्रोवर्ब है, मैंने खुद ये क्रिएट किया है। देर आर सो मेनी साइंस इन दिस वर्ल्ड वी डोंट नो, एंड वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। का मीनिंग समझ रहे हैं आप? बता सकते हैं? दुनिया में ऐसा बहुत सारे विज्ञान है जो हम नहीं जानते, और हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते। समझ रहे हैं? तो ये एक जो मेरा कोटेशन है, इसमें आप सब लोग अकल्ट साइंस में अभी आए हैं, तो अकल्ट साइंस एक साइंस है जिसमें इतना बड़ा विज्ञान है, ये इतना बड़ा सागर है, आप जितना भी उसको मंथन करेंगे उतना कम है, और उतना ज्यादा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत ही बड़ा साइंस। ये साइंस को जानने के लिए बहुत ही समय जरूरत है। और हर चीज आज तक जितना भी साइंस निकला है, हमारा ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में, सारे वैदिक से ही निकला है।
चाहे वो न्यूमरोलॉजी बोलो, चाहे आप लाल किताब बोलो, एपी साइंस बोलो, नाड़ी साइंस बोलो, हर चीज वैदिक से ही निकला है। वैदिक साइंस ये बहुत ही बड़ा पुरातन साइंस। ऋषि पराशर जब वैदिक साइंस ये जो लिखे, मतलब हमारा ज्योतिष शास्त्र को जो लिखे, उसका बहुत सारे किताब भी जला दिया गया है, या नहीं, मुगलों ने जला दिए हैं। अगर वो पूरा किताब रहता तो हमारा इंडिया जो अभी विश्व गुरु है, विश्व गुरु कब का बन जाता, क्योंकि बहुत सारे किताब तो जला दिया गया है और बहुत सारा किताब हरण में भी है। ऐसे कहते हैं लाल किताब का ओरिजिनल, कहना क्या बात है, मैं तो सुना, तो मैं नहीं जानता, वो कहते हैं लाल किताब एक शास्त्र है, उसका ओरिजिनल कॉपी जर्मनी में है। ऐसे वैदिक का भी बहुत सारे, जो वैदिक शास्त्र का बहुत सारे किताब फॉरेन में है, लंदन में, जर्मनी में है। ऋषि पराशर ने जब ये सब चीजें लिखा, तो ऋषि पराशर कहते हैं कि ये पेड़ों पौधों से भी बात करते थे, जानवर से भी बात करते थे। और आप अभी सोचिए, कोई भी चीजें, एक आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति का उम्र कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 100 ईयर्स। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, 100 ईयर्स या 120 ईयर्स, इसलिए तो 120 ईयर्स हम मैक्सिमम पकड़ेंगे, क्योंकि सारे दशा मिला के 120 ईयर्स होता। तो क्या एक व्यक्ति अगर उसका जब ज्ञान प्राप्त करता है, मान लो 16 साल से, मान लो कि तभी का बात अलग है, तभी बहुत सारे अ, मतलब हमारा आजकल तो स्कूल है, मॉडर्न स्कूल्स, लेकिन तब का बात अलग है, गुरुकुल था। तो गुरुकुल अगर 16 साल में कोई जाता है, तो उसके बाद में अगर वो पढ़ना शुरू करता है और लिखना शुरू करता है और बहुत सारे शास्त्र लिखता है, तो क्या वो उतना उम्र में सारे किताब लिख लेगा? लॉजिक लगाइए, अगर ऋषि पराशर ने इतना सारे चीजें, इतना बड़ा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, उसको एक किताबी का रूप दे दिए, और क्या इतने इजीली दे दिए, इतने इतने कम उम्र में? तो ये सब क्या है, भगवान का दिया हुआ है। और वो सब चीजें जब वो ध्यान में बैठते हैं, वो डाउनलोड होता है, उनका मस्तिष्क के अंदर वो डाउनलोड होता है, लाइक ए सावर। जैसे एक सावर आता है, ऐसा आपका, आप जब नहाते हैं, जैसे एक सावर आपका सर पे गिरता है आपका, तो इसी तरह वो साइंस जो है, हाँ, इसीलिए इंडिया का जो साइंस है सबसे पुरातन है और सबसे स्पिरिचुअली सबसे एडवांस्ड है, क्योंकि ये चीजें डाउनलोड हुआ है। ये वैदिक शक्ति है, भगवान का दिया हुआ है। नहीं तो इतना कम समय में इतना सारे किताब और इतना बड़ा शास्त्र लिखना इतना आसान नहीं। आपने वो वाल्मीकि ऋषि के बारे में भी जाना होगा, इन्होंने तो राम राम पढ़ने के लिए नारद ने बोले कि आप राम राम का ये कीजिए, तो आपको डेफिनेटली ज्ञान प्राप्त होगा और आप रामायण लिख सकते हैं। तो उन्होंने गलती से राम के बदले में मरा मरा पढ़ा, तो मरा 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 से राम राम हो गया, और वो इतना बड़ा ज्ञान का अधिकारी बन गए। तो इसलिए आप अगर दिल से कुछ भी करते हैं, इसका मोरल स्टोरी ये है, अगर ये वैदिक साइंस है, इसको दिल से अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप दिल से अडॉप्ट करते हैं और अपना मन पूरा देके अगर इसको, अगर आप थोड़ा भी गलत तरीके से पढ़ें, तो भी ऐसा टाइम आएगा, धीरे धीरे आप इसको सही समझ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि हमारा इसमें कुछ कुछ नए बच्चे भी है, तो उनका फाउंडेशन पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे एडवांस होगा। नहीं तो क्या होगा ना, सारे चीजें बाउंस होगा डाउन द लाइन। So you have to focus into these things very proper way. So that what will happen, every day you have to give 1 hour time for ज्योतिष। अगर आपको अच्छा ज्योतिष बनना है, कम से कम 1 घंटा अगर आप दिन में देते हैं, ये जो एज में है आप, दीपक जी, आपको तो 2-3 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से हमें बता रहे हैं। तो प्रीतम हो, निष्ठा हो, और बाकी जो भी यंग पीपल हो, सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 hour डे इन अ डे फॉर दिस। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप पढ़ाई कीजिए, किताब पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा।
यूट्यूब से देख के, ये देख के, यूट्यूब में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गलत भी है। कुछ पोंगा पंडित लोग होते हैं जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा और उसको यूट्यूब में डाल दिया, और उसमें क्या है ना, आप भ्रमित हो जाओगे। फिर आपका कोई पैटर्न नहीं रहेगा, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये रिसर्च का काम है। आप जितना भी पढ़ेंगे, लेकिन एंड ऑफ द, जब आप पूरा ज्योतिष बन जाएंगे तो आपका एक पैटर्न होना चाहिए, उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। तो क्या आप जो ये पढ़ रहे हैं, ये क्या आप अपना प्रोफेशन बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, या आप ऐसे ही शौक से पढ़ रहे हैं? मेरे को बता सकते हैं दीपक जी, आपका क्या प्लान है ज्योतिष को करने के बाद? दीपक जी, आपका क्या प्लानिंग है ज्योतिष को हाँ लेकर? सर, जैसे वास्तु भी सीख रहा हूँ, वास्तु को तो प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन वास्तु के लिए ज्योतिष का जानना भी थोड़ा अति आवश्यक है। तो इच्छा तो है कि ये धीरे 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 करके जीवन में उतारा जाए, क्योंकि इससे परिवार में जो काफी सदस्य हैं, अगर उनका भी लाभ हो गया तो वो हम्म भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर बार किसी से पूछने में आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, और सेल्फ ज्ञान की बराबरी नहीं होती। सही बात है। हाँ, इसीलिए हाँ, सेल्फ ज्ञान क्या है कि गुरु के माध्यम से मिला हुआ जीवन में बहुत काम आता है। हम्म लर्निंग इज बेटर देन कंसल्टिंग, एक प्रोवर्ब है। लर्निंग इज, आप याद रखिए ये प्रोवर्ब को, लर्निंग इज बेटर देन कंसल्टिंग। इसका मतलब ये है, जिसने भी ये प्रोवर्ब निकाला है सालों कि आप खुद अगर सीखेंगे तो आप चीजों को समझेंगे। आप दूसरे से कंसल्ट लेते रहेंगे, आप जिंदगी भर लेते रहेंगे, कौन क्या बोलेगा? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुमुनि सीखने बहुमत, एक कहावत है, बहुमुनि बहुमत। मतलब मुनि का मतलब है ऋषि, संस्कृत में मुनि बोलते हैं। तो बहु ऋषि बहुमत। एक जन आएगा, आपको बोलेगा कि आपका गुरु चंडल दोष है 10th हाउस में, आप ये कर लीजिए, हो जाएगा। वो आके बोलेगा आप वो कर लीजिए, हो जाएगा। परंतु आप जब धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे चीजें को, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। नहीं, जैसे आज के ही क्लास की बात करें या 3 दिनों के क्लास की, ये स्पष्ट हो गया। जैसे ये बताया गया कि 3, 6 और 10 भाव में अगर राहु बैठता है तो बेहतर होता है, ये पहले भी आपने बताया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जानने से चीजों में फर्क आ ही जाता है। हाँ सही बात है। इवन हाँ 11th हाउस ऑल्सो, 11 घर हाँ में, 11th हाँ हाउस में भी राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, 11th हाउस का ठीक है। राहु ऐसा कहा जाता है कि वो, आप उसको बोलेंगे इसका सर काट के लेके आओ, वो भी लेके आ जाए। हाँ, मतलब तो ये इच्छा क्या, पूर्ति का घर है, जब इच्छा आप पूर्ति का सीखते घर। हैं तो हाँ जी। मनोबल बढ़ जाता है, सीखने से मनोबल बढ़ जाता है हाँ। कि कितना सही और कितना गलत है। हाँ जी। किसी के कहने पे मैं उपाय नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत समझदारी से कर रहा हूँ। जी, सही बात है, सही बात है। जिसका भी राहु थोड़ा भी afflict हो, थोड़ा भी यूटी में हो, या कहीं गलत जगह में बैठा हो, तो उन लोगों को हमेशा डिसीजन है ना, थोड़ा इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु इज प्रेजेंट, उसको हर चीज अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। वो चाहिए कि नहीं, अभी मुझे वो चीजें मिलना चाहिए। कोई भी चीजें वो देख ले या कोई चीजें वो जान ले, वो उसी के ऊपर इतना रिसर्च करता है, और वो चाहता है कि मेरे को तुरंत ये चीजें चाहिए। तो इसीलिए राहु इफेक्टेड जो व्यक्ति होते हैं वो फंस जाते हैं। इसके कारण आप जो, इसका भी राहु थोड़ा भी इफेक्ट, मतलब का राहु खराब है, तो उनको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और एक सलाहकार से ही अच्छे से सलाह लेके उनको डिसीजन लेना चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब स्विचिंग हो। क्योंकि राहु का दशा में बहुत जॉब आपको स्विच करेगा, आपको कहीं भी वो एक जगह में रखेगा नहीं। राहु का इफेक्टेड वाला व्यक्ति क्या है ना, हर दर दर भटकता है, इधर भटकेगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, दिन भर घूमता रहेगा। नशा भी बहुत करता है। राहु सूखा नशा करता है, ये ध्यान में रखिए। राहु सूखा नशा करवाता है, और शनि आपको लिक्विड का नशा करवाता है। ठीक है, सूखा नशा में क्या होता है, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, भांग, ये सब सूखा नशा है। और शराब, ये सब लिक्विड नशा है। तो राहु सूखा नशा करवाता है। आपको ये सब चीजें जब कारतत्व आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको फ्यूचर में काम पे आएगा कि एग्जैक्टली कैसे आप कुंडली देखेंगे।
और कैसे आप उसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, आप वास्तु सीखिए। बेस्ट ऑफ लक। वास्तु से भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इवन एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ वास्तु only। जैसे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो वास्तु के बारे में उतना नॉलेज है नहीं। नहीं एज सर, एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली सीखनी है, हाँ लेकिन आप जैसे शुरू मिला नहीं ना सर, जो शुरू से बेस से बताए। सब लोग क्या करते हैं, अचानक सीधा सीधा ऊपर चले जाते हैं, अपने ऊपर से, फिर वो भी मेरे ऊपर से चला जाता है। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पहले प्लानिट को पहले समझो। अभी हम लोग क्या है ना, पहले प्लानिट को समझेंगे, उसके बाद में राशियों को समझेंगे, फिर राशियों के बाद बहुत सारे नक्षत्र को समझेंगे, फिर बाद में कौन सा बहुत सारे नियम होता है, रूल्स, तो रूल्स को समझेंगे, फिर योग को समझेंगे, फिर क्या क्या लगन होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं खाली आपको D1 जो बोलते हैं, मतलब लग्न कुंडली ही बता देंगे, लेकिन लग्न कुंडली से सब चीजें नहीं होता है। उसके बाद में चंद्र कुंडली होता है, शुक्र कुंडली होता है, फिर आपका नवांश होता है, फिर लगने का भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास पैसा कब आएगा, उसका भी सूत्र है। एक व्यक्ति बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कौन सा पीरियड में वो ज्यादा पैसा कमाएगा, वो होता है इंदु लग्न। इंदु लग्न का सूत्र भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आरुद्ध लग्न। आरुद्ध लग्न मतलब समाज में आपके ऊपर क्या सोचते हैं, समाज में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो है आरुद्ध लग्न। मतलब कोई आदमी के पास कुछ भी, समाज में सोचते हैं कि वो आदमी खराब है, लेकिन वो आदमी सच में अच्छा है, या सोचते हैं कि वो आदमी अच्छा है लेकिन वो इंटरनली खराब हो सकता है, वो आरुद्ध लग्न से देखा जाता है। तो इसे बहुत सारे, आप पहले प्लैनेट को समझ जाइए धीरे धीरे, कौन सा प्लैनेट, क्योंकि मैं प्लैनेट ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप जब प्रेडिक्शन लेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये चीजें, ये इधर बैठा तो क्या होता है, इधर होता तो क्या होता है, उसका दृष्टि कहाँ, कौन सा प्लैनेट को जाता है, कौन सा हाउस को जाता है, वो चीजें, सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर सुमन जी, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों करना चाहते हैं? सुमन जी शायद, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर मैं तो क्या है कि पहले जॉब करती थी, एक एस्ट्रोलॉजी कंपनी थी उसी में, तो मैंने पहले कभी नहीं सीखा, लेकिन अभी छोड़ने के बाद मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं सीख लूं, उसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। ओके, वेरी गुड। आप एस्ट्रोलॉजी कंपनी में काम करते थे? जी। ओके, तो क्या वो कंसल्टिंग करते थे या पढ़ा रहे थे? नहीं, वो पढ़ाते भी है, कंसल्टिंग भी करते थे, लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट था सोशल मीडिया था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, तो मैं ओके, उनका प्रमोशन का, मीडिया का सारा काम मैं हैंडल करती थी। तो तब मेरे को ओके, काफी सारी चीजों की नॉलेज हो गई थी कि जैसे जनरल, राहु केतु, सूर्य, शनि, इनके बारे में ये कैसे काम करते हैं। तो अब लेकिन अब जॉब है, छोड़ दी मैंने, तो मैं खाली हूँ अभी घर पे, तो मैंने फुल टाइम के लिए सोच लिया कि मैं खुद ही सीख के प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मैं वहां देखती थी कि इसमें काफी अच्छा स्कोप भी है, मतलब लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हो, प्लस में अपना एक तरह से सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हो। नहीं देखिए, दोनों चीजें। एस्ट्रोलॉजी में तो स्कोप है, लेकिन कौन एस्ट्रोलॉजी बन सकता है और उससे पैसा कमा सकता है या नहीं कमा सकता है, उसका एक योग होता है। आप थोड़ा म्यूट कीजिए, आपका आपका म्यूट कीजिए, ओके। आवाज बहुत आ रहा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्या है, ऐसा एक विज्ञान है, उसमें भी एक योग होता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप पैसा कमा पाएंगे या नहीं, एक योग रहता है। और एस्ट्रोलॉजी आप सीख पाएंगे या नहीं, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे या नहीं, उसका भी एक योग होता है। वो योग देखना पड़ेगा। जिसका वो योग नहीं होता है, वो ऐसे ही नॉर्मल एक एस्ट्रोलॉजर बन के रह जाता है, वो बड़ा फेमस नहीं हो पाता है, ना पैसा कमा पाता है। तो वो योग मैं एक दिन आपका सबका कुंडली में एक दिन मांगूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक एस्ट्रोलॉजी बनने के लिए क्या योग जरूरत है। हमको 8th हाउस को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, इवन 9th हाउस, 5th हाउस, ये भी लगन भी जरूरत है। तो वो चीज़ों को थोड़ा अच्छे से स्टडी करूंगा, थोड़ा हमारा एडवांस क्लास शुरू हो जाने दो, फिर आई कैन टेल यू लाइक एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन अगर आपको बनाना है तो क्या करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अगर एज ए प्रोफेशन आप बनाना चाहते हैं तो आपका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप किसी को भी गलत रेमेडी देके के पैसा नहीं कमाएंगे। अगर गलत रेमेडी देके के पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहता है। ये एक शास्त्र में भी लिखा है।
और ये शास्त्र का बात है। अगर आप किसी को भी गलत रेमेडी दे दिया और आपका अननेसेसरी पूजा पाठ करवा दिया, अगर कोई गरीब का, अगर वो आजकल पूजा पाठ ऐसा भी है 2 लाख 5 लाख तक भी, 10 लाख तक भी पूजा पाठ है। लोग 50,000 से भी शुरू करवाते हैं। आप जानते होंगे, आप तो एस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीजें होता है, लेकिन वो पैसा बाद में रहेगा नहीं। तो धीरे धीरे वो पैसा भी चला जाएगा और वो आपका वो ज्यादातर इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में जो अगर गलत तरीके से पैसा कमाता है तो इमीडिएटली उनका संतान के ऊपर इफेक्ट आता है, इमीडिएटली संतान के ऊपर। तंत्र मंत्र जो अगर कोई करता है तो इमीडिएटली उसका एक आंख चला जाता है। ये भी शास्त्र में बोला गया है। बहुत सारे पंडित बोले हैं, शास्त्रों में तो मैं सुना देख पढ़ा नहीं, लेकिन पंडित कुछ कुछ बोलते हैं। अगर कोई गलत तरीके से किसी को तंत्र मंत्र किया और उसका बैकफायर जब होगा तो आंख के ऊपर इफेक्ट होगा फर्स्ट। और एस्ट्रोलॉजी में अगर गलत तरीके से कोई पैसा कमाया तो संतान के ऊपर पहला इमीडिएट इफेक्ट जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखो, प्रोफेशन भी बनाओ, अपना फीस भी रखो, स्ट्रांग फीस रखो। देखिए मैंने पढ़ाने का फीस कुछ इतना स्ट्रांग नहीं रखा क्योंकि मुझे, एक्सक्यूज मी, हाँ निष्ठा जी, तो क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन करके पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु जो जिसका मेरा, क्योंकि मेरा दूसरा बहुत सारे काम है, इसका दिस इज अ काइंड ऑफ पैशन और काइंड ऑफ साइड बिजनेस यू कैन से। तो जो इसको मेन प्रोफेशन करके लेंगे तो वो हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब भी एस्ट्रोलॉजर बनेंगे अच्छा, तो तभी आप गलत तरीके से गलत रेमेडी देके या सही रेमेडी का प्राइस ज्यादा करके एग्जैगरेट करके आप किसी को भी ये नहीं करेंगे। तो बैकफायर बहुत ही स्ट्रांग होता है, जितना आप कमाएंगे उससे ज्यादा कमाएंगे चीजें को। निष्ठा, टेल मी, you are for this astrology field for which, what is the reason? तो मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। मैंने पहले न्यूमरोलॉजी भी किया है, तो अभी लॉकडाउन के बीच में मैंने स्टार्ट किया है। ओके। हाँ जी सर। तो वैदिक पहले जानते हो या नहीं? नहीं सर, मैंने मतलब आपसे कोर्स सीखने से पहले एक ज्वाइन भी किया था, लेकिन वहाँ पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं बना। मैंने क्लासेस भी इतनी नहीं ली वहाँ पे, पर ये कोर्स मैं अभी लाइन वाइज कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में तो सारे कारक तत्व तो पढ़ाया गया होगा प्लेनेट का? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा इतना एक्सप्लेन नहीं किया जैसा आपने, आप जैसे तो मेरे को लगता है कोई भी नहीं कर पाएगा जितना बढ़िया आपने करवाया है, लेकिन थोड़ा बहुत किया था, जैसे 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। वो चंद्रमा को करता है। ओके। हाँ जी, ऐसे थोड़ा बहुत करवाया था। ओके। नहीं, मैं क्यों आपको पूरा बारीकी से ये कवर करता हूँ, क्योंकि आप जब तक ये सब चीजें नहीं जानेंगे ना तो आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो एडवांस क्लासेस भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जी जी। ठीक है। हाँ जी प्रीतम, तो बोलो प्रीतम, बोलो। हेलो सर, ये मेरा हॉबी था, मैंने हॉबी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके। तो क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके। आगे जाके इसको प्रोफेशन बनाओगे? ये सर मेरा साइड में होगा तो मैं बनाऊंगा इसे। इसको मेन प्रोफेशन बनाओ। तुम्हारा अष्टम में शनि है, इसको मेन प्रोफेशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आगे इतना बढ़ जाओगे, इमेजिन कर नहीं पाओगे। जिसका अष्टम में शनि रहता है वो कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। थैंक यू सर। डाउन द लाइन इसको सर मेन प्रोफेशन बनाओ, क्योंकि अष्टम में शनि बड़ा दुख भी देता है। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी में चला जाओगे तो ये क्या होगा, बैलेंस करेगा। एक बड़ा मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें कि ये एक्टिव होकर रहेगा, बैलेंस होकर रहेगा, क्योंकि अष्टम में शनि, अष्टम जो है ना वो टेक्निकल ये है। तो शनि जो है ना टेक्निकल प्लैनेट है। और टेक्निकली क्या पढ़ रहे हो? मैं सर ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो ज्योग्राफी इज नॉट ए टेक्निकल फील्ड। ज्योग्राफी इज नॉट ए टेक्निकल फील्ड। इफ यू आर इंजीनियर और कुछ ऐसा करते हो तो टेक्निकल फील्ड होता। तो ये अगर एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, रिसर्च ओरिएंटेड है, और अष्टम जो घर है ना वो रिसर्च का घर है। और अष्टम में शनि है, तो अगर इफ यू मेक इट एज ए एस्ट्रोलॉजी एज ए मेन प्रोफेशन,
देन यू कैन बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और बहुत पैसा भी कमाओगे इसमें। तो माय सजेशन इज यू ट्राई टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। फिर बाद में मुझे याद करोगे कि सर जो बोले थे वो सही बोले थे। अष्टम शनि किसी किसी को मिलता है। अष्टम शनि ऐसा खराब भी है, बहुत सारे दिक्कत देता है, ऑब्स्टैकल्स देता है, हेल्थ को भी इशू थोड़ा करवाता है, परंतु रिसर्च फील्ड के लिए नंबर 1 है। जो भी साइंटिस्ट है आप देखोगे, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, उनका अष्टम में शनि रहता है। ठीक है, सर अनिल मेरा कुमार एक पाल। क्वेश्चन था। बोलो। हेलो सर, बोलो। क्वेश्चन था सर, मैं যদি মানে নবগ্রহ का মানে कौन सा मंत्र पढ़ो जो एक साथ शांति दे मुझे, মানে एक साथ शांत हो नवग्रह। क्या क्या फिर से बोलो, जोर से बोलो। मैं कह रहा था सर, मैंने मैंने कोई ऐसा कोई मंत्र है जो नवग्रह को एक साथ शांत करे। ये देखिए, हमारा जो 9 प्लैनेट है उसका अलग अलग मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, बहुत सारे अलग मंत्र होता है, परंतु एक ही साथ में अगर सारे मंत्र पढ़ोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मन के लिए, अगर मन का शांति के लिए चाहते हो तो चंद्रमा का मंत्र पढ़ो, मैं भेज दूंगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ना हमारा मन का कारक है, और चंद्रमा हमारा मन के ऊपर कंट्रोल करता है। चंद्रदेव का पढ़ो। ऐसे बीज मंत्र किसी का भी पढ़ोगे कोई भी नुकसान नहीं करता। हमेशा ये ध्यान में रखो, कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ पंडित आपको बोलेंगे अरे ये मंत्र मत पढ़ो, वो मंत्र मत पढ़ो, वो दूसरा मंत्र है। परंतु बीज मंत्र अगर नॉर्मल 108 बार आप कोई भी प्लैनेट का पढ़ते हो, चाहे आपका कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठे, उसका कोई देखने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल अगर मन चांटिंग करोगे तो ये बैलेंस करेगा। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा चारों तरफ एक जो ऑरा है, बहुत सारे प्लैनेट का रश्मि आके गिरता है। तो आप जब चैंटिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका मेंटल पोजीशन उसको ग्राफ्स करता है और एक आपका केमिकल रिएक्शन होता है। अभी इमीडिएटली मान लो कि आपको एक बुरा खबर आ जाए तो क्या होता है, तो इमीडिएटली आपका एक मन में एक अलग, बॉडी एक अलग हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर अलग हो जाता है, मन एक अलग हो जाता है। वो सब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है, ये साइंस है। इसी तरह जब मंत्र चैंटिंग करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है आपका शरीर में, आपका दिमाग में, आपका मस्तिष्क में। इसी के हिसाब से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मेरा पहला क्लास में आपको मैंने बताया था कि ये भी एक साइंस है, लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंस है, नॉर्मल टेक्निकल साइंस से परे। समझ रहे हो? इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड तो गणपति का भी मंत्र पढ़ सकते हो, और चंद्रमा की भी पढ़ सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो। अगर सारे प्लैनेट को बैलेंस करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो और कुछ जरूरत नहीं है। या नहीं तो शिव जी का। सब कुछ जो आपका महामृत्युंजय मंत्र होता है, कहते हैं इसको इसको करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, काफी चीजें सही होती हैं, तो ये भी सर सही है करना कि नहीं? जो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र अभी होता है। अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है, मेरा एक बॉम्बे से एक फोन आया था उसको। लास्ट जो फर्स्ट कोरोना कोरोना का जो वेव हुआ था, इनिशियली जब कोरोना आया था, उसी टाइम जी, से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसके बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और अभी वो घर पे है। ठीक है, जी, जी। अभी वो घर पे है और घर में एवरीडे ऑक्सीजन चल रहा है। और वो मतलब वो चाहते, मेरे को फोन किए और बोले कि मैं मरना चाहता हूँ, हम्म, मैंने मरना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि अरे भाई, जब तक आपको भगवान नहीं मतलब हाँ, आपको नहीं चाहेंगे, आप कैसे मरेंगे, तो ये टाइम जी, लगेगा। बोलते कि मैं जब बेड से थोड़ा नीचे उतर के टॉयलेट जाता हूँ, उसके बाद में मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिर से मेरे को आके ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो इतना ये से सब इतना तकलीफ वाला जिंदगी में क्यों जी, वो सब। तो मैंने उनका कुंडली देखा, कुंडली देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ये आगे जाके और 2-3-4 महीने के बाद उनका वो चीजें, मतलब कम हो उनका जाएगा। वो शायद, हाँ, सुन रहे हो? हाँ, इवन मैंने ये उसका तो क्लास चल रही है 10 मिनट के बाद। हम्म, हाँ सर। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप महामृत्युंजय मंत्र को जप करो। वो महामृत्युंजय मंत्र जप कर रहे हैं, परंतु जो विधि का विधान है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको नहीं अकाल सर, वो मृत्यु से,
अकाल मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं। अकाल मृत्यु से अभी उसको रोकने के लिए आप बोलेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र अगर आप जप करेंगे तो आपको अकाल मृत्यु नहीं होगा, यही बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, देखो हाँ सर, मैं ये महामृत्युंजय कहना मंत्र चाह रहा हूँ। आपको टू एन एक्सटेंट हेल्प कर सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशन आपको थोड़ा आपके तरफ थोड़ा मतलब इट इज गोइंग टू हेल्प यू और सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा एक नहीं सर, पंडित जी एक्चुअली हैं। हम्म नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब मैं एक बार मैं जा रहा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय मेरा एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ था, इसमें मेरी ये अपनी थाई फ्रैक्चर हो गई थी। लेकिन मैं उस समय भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। लोगों ने जब मुझे देखा तो कहा ये तो अभी तो बचेगा नहीं, क्योंकि जब मेरी कार ने जब मुझे आगे से मारा तो मैं 20 फुट ऊपर मेन रोड पे गिरा था। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी टांग टूट गई, थाई थाई फ्रैक्चर हो गई थी, बाकी और कुछ नहीं हुआ इसमें भी। क्योंकि जब मैं अपना गाड़ी चलाता हूँ तो मैं उस समय मैं इस मंत्र का ध्यान करता रहता हूँ। कभी भी आपका मतलब क्या इंसान मंगल एंड केतु या राहु साथ में है? अब सर ये तो मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने तो अपने ये आप से देखो, मतलब आप रिसर्च याद किया था। रखो, जिसका मंगल एंड जी केतु या मंगल एंड राहु जी कंजक्शन में रहता है, जी युति में रहता है, तो उनको जी। एक्सीडेंट कभी ना कभी होगा और होता रहता है, खाली एक बार नहीं, बार बार होता रहता नहीं 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 सर, अभी तो इधर मेरे ख्याल से ये मेरा 2015 को हुआ था। उसके बाद से मैं एकदम अभी तो मैं ठीक हूँ प्रॉपरली। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती रही, लेकिन जब से मैंने ये जाप करना स्टार्ट किया तब से सही हो गया। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ। आपको बैलेंस करेगा। ऐसा नहीं है कि महामृत्युंजय मंत्र आप अगर जॉब कर लेंगे तो अगर आपका कुंडली में मृत्यु का योग है वो कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा इट विल जी हेल्प यू जी। आउट, इट विल हेल्प यू आउट, हाँ है। क्योंकि जी, विधि का ये विधान तो कभी हो नहीं चेंज नहीं सकता होता है। है और भगवान वो तो के नहीं हो बिना सकता एक है। पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा भी जी कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, एक पत्ता भी हिलता है उनका प्लानिंग के हिसाब से। तो जो जी सॉफ्टवेयर जी वो यूज कर रहे हैं, कोई सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें फीडिंग है ऑलरेडी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जी जी ऐसे जी भी बहुत सारी चीजें हैं। एक जन का अगर संतान नहीं होता है तो कभी कभी वो जी भगवान को पूरा भक्ति रूप में अगर पूजा करे, सारे एस्ट्रोलॉजर उनको मना कर देते हैं कि आपका संतान नहीं होगा। परंतु जी अगर वो जाके कोई कहाँ माथा टेके, कहीं अगर अपना पूरा अपने आप को टोटल भगवान को ऊपर छोड़ दे तो उनका कभी कभी हो जाता है। तो ये सर, सही डिपेंड बात करता है। है कि आपका भक्ति और आपका, और वो भी एक योग होता है। जैसे चाणक्य जी ने बोला, अगर कुंडली ही सब कुछ है, अगर कुंडली ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है, तो इंसान मेहनत क्यों करे? लेकिन चाणक्य सही ने बात उनका है। आंसर दिया कि भाग्य में यह भी लिखा है इंसान मेहनत करेगा तभी उसका भाग्य उदय होगा। लॉजिक समझ जी रहे हैं जी। आप? अगर किसी सर को उसका अकाल मृत्यु नहीं होता है, ये बड़ा लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करो, ये मेरा जी मोरल जी स्टोरी। जी 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 अगर किसी जी का अकाल मृत्यु नहीं होना है तो वो भी भाग्य में लिखा हुआ है कि तुम अगर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारा अकाल मृत्यु नहीं होगा। नहीं। कंसेप्ट को समझे? आप समझ गए? चंद्रगुप्त ने हाँ बोला, समझ गए। चंद्रगुप्त ने बोला कि अगर भाग्य ही सब कुछ है कि हम मेहनत क्यों करें? तो चाणक्य ने उनका आंसर दिया कि भाग्य में ये लिखा होगा कि आप मेहनत करेंगे तभी आपका भाग्य उदय होगा। तो एवरीथिंग इज तो मेहनत तो इंटरलिंक्ड। करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। हर हाँ, काम के लिए मेहनत नहीं इंटरलिंक्ड। करेंगे तो क्या करेंगे फिर। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मंत्र जो नवग्रह का है, ब्रह्मा हम्म मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि, तो ये जो मंत्र है ये तो नवग्रह के मंत्र है। जैसे प्रीतम जी ने पूछा, तो अलग अलग मंत्र की जगह इस मंत्र का क्या प्रभाव है? नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ बीज मंत्र के ऊपर, क्योंकि एक बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सारे प्लैनेट जी का बीज मंत्र। अब आप सारे प्लैनेट का बीज मंत्र एक ही साथ में मत पढ़िए। अभी जैसे मैंने बोला कि आप इवनिंग टाइम में राहु का पढ़ेंगे, केतु का पढ़ेंगे और शनि जी। का पढ़ेंगे, क्योंकि उसी टाइम में वो लोग पावरफुल होते हैं। और नहीं, कोई ये भी मंत्र इसलिए कि जब हम घर शाम में के जब टाइम। वैदिक पूजा कराते हैं तो सभी ये वाला मंत्र नवग्रह को की पूजा में यूज करते हैं, इसलिए पूछा मैंने कि आप नवग्रह मंत्र। नवग्रह शांति मंत्र है तो आप नवग्रह शांति अच्छा मंत्र को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आपने जितना भी मंत्र पढ़ो, सबसे जैसे महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, ये दोनों सबसे मंत्र बेस्ट। सबसे बेस्ट है। तो और सारे मंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इतना मंत्र पढ़ेंगे तो आपका रिएक्शन, देखिए जैसे मैंने बोला ना, ये सब बॉडी का रिएक्शन करता है। आपका सारे मेडिसिन अगर एक ही साथ में ले लेंगे, आपका बॉडी क्या होगा, लाइक का। जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे तो आप एक मंत्र खत्म कीजिए, एक मंत्र उसको पढ़ के 3 महीना या
2 महीना या 5 महीना, 6 महीना, जितना भी महीना पढ़ के फिर उसको खत्म करो, फिर दूसरा मंत्र शुरू करो। खाली मंत्र का बात नहीं है, आप कोई भी रेमेडी भी करते हो, एक ही साथ में सारे रेमेडी नहीं करना चाहिए। रेमेडी का भी एक लिमिट है। आप कुछ दिन तक रेमेडी करो, ऐसे बहुत सारे रेमेडी जो कि 43 डेज का होता है या 40 डेज का होता है। कुछ रेमेडीज होता है 11 दिन का, कुछ रेमेडी होता है 21 डेज का। तो एक ही साथ में आप बोलेंगे नहीं मैं एक ही साथ में सारे मेरा भाग्य को चेंज कर दूंगा और एक ही साथ में रेमेडी आप ले लूंगे, तो वो रिएक्शन कर लेगा। आप साथ में वैदिक का रेमेडी ले रहे हो, लाल किताब का ले रहे हो, न्यूमरोलॉजी का ले रहे हो। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे रेमेडी है, परंतु जितना भी रेमेडी है जहां भी है, वैदिक का रेमेडी नंबर 1 है। और वैदिक को रेमेडी करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वैदिक रेमेडी नहीं फलित नहीं होगा। आप कभी भी कुछ भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, ऐसे देखिए जितना भी मैं जब मंत्र का उसका नंबरिंग पढ़ाऊंगा आपको, अभी कलयुग में क्या होता है ना, 4 टाइम्स ज्यादा होता है। आप जो भी मंत्र जितना क्वांटिटी बोला गया है पढ़ने के लिए, उसका अगर कलयुग में आप पढ़ते हैं, ये सत्ययुग के हिसाब से लिखा गया था, अगर आप कलयुग में वो मंत्र पढ़ते हैं तो 4 टाइम्स उसको मल्टीपल करके आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मान लो 18,000 मंत्र आपको पढ़ना है, तो 18,000 मंत्र आपको अगर 2 दिन में खत्म करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। आप अच्छा पंडित को बुला के उनके द्वारा आपको मंत्र को जप करना है। तो उनके द्वारा आप अगर मंत्र को जाप करते हैं तो आपको 10% अलग से एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तभी वो फलित होगा। ये नॉर्मली बहुत सारे लोग बताते नहीं है कि ये मंत्र, मान लो कि 18,000 मंत्र आपको पढ़ना है, तो आपका 18,000 मंत्र भी पढ़ा, मतलब आउटसोर्सिंग जब करते हैं पंडित को, 18,000 मंत्र पढ़ेंगे, फिर 10%, 18,000 का 10% कितना है, 1800, फिर 1800 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने आउटसोर्सिंग किया। आप संकल्प करवा के वो आपके लिए पढ़ेंगे, जो भी पंडित अच्छा, होंगे वो आपके लिए पढ़ेंगे। आप जब संकल्प करवाएंगे, वो आपको संकल्प करवाएंगे कि ये मिस्टर दीपक पोदार जी है और इनके लिए वो मंत्र पढ़ते हैं संकल्प करके, तो वो फिर से जैसे ही 18,000 खत्म होगा, फिर 1800 का फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर आहुति देना पड़ेगा। इसे बहुत सारे नियम है, वो जब हम एडवांस क्लास जाएंगे तब तो देखेंगे। तो अभी तो और 2 मिनट बाकी है, शायद खत्म हो जाएगा। विपुल जी 30 सेकंड में बंद हो जाएगा। 20 सेकंड है, हाँ 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो आज का क्लास आज रखते हैं इधर, हम जी नेक्स्ट क्लास सैटरडे रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ठीक क्लास है से सर। हम लोग डायरेक्टली अभी राशि वो सब के ऊपर पढ़ेंगे, फिर बाद में कोई प्लैनेट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे 2-3। ऐसे कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? सर पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे पढ़ के और भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। कुछ अच्छी चीजों का नॉलेज भी हो रही है सुमन जी कुछ सर। बोलना ऐसा कभी चाहते कोई टीचर हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो लॉजिक से पढ़ाते हैं ना, हर चीज कनेक्ट करके, वो बहुत अच्छा लगता है। उससे ना एकदम से इंस्टेंटली दिमाग में चीजें एकदम से, मतलब भूलनी ना जा सके, ऐसे दिमाग में आ जाती है सारी चीजें। नहीं, अभी तक तो ये हो रहा था, कुछ भी पढ़ रहे थे, राहु केतु शनि, पता नहीं क्या पटांग सी चीजें हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो हाँ ठीक जी। है, वेरी गुड वेरी गुड।